साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती 2026 की क्लास में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। यानी कि आपको जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है उसके आज हम 100 प्रश्नों को करने वाले हैं, जिसमें से हम कंप्यूटर का जो है इतिहास यानी कि हिस्ट्री जानेंगे और उसकी जनरेशन को जानेंगे, हार्डवेयर इनपुट आउटपुट जानेंगे, वहीं मेमोरी और स्टोरेज को देखेंगे और सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को भी आज हम जानेंगे। 100 प्रश्न में आपको इन चारों टॉपिक को जो है बहुत ही अच्छे से हमने कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि विश्व का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर जिसे पास्कलाइन कहा जाता है, इसका आविष्कार जो है किसने किया था? बताइए। मैकेनिकल कैलकुलेटर विश्व का पहला कैलकुलेटर था जो कि एक मैकेनिकल था। इसका जो है आपको बताना है कि जो पास्कलाइन है इसकी खोज जो है किसने की थी, आपको ये बताना है। तो यदि हम इसकी बात करें तो किसने की थी इसकी खोज? इसकी जो खोज की थी वो की थी ब्लेज पास्कल ने। किसने की थी? ब्लेज पास्कल ने। आप जो है इससे रिलेट कर सकते हैं, जैसे पास्कलाइन में पास्का है वैसे ही इनके नाम में भी पास्कल जो है जुड़ा हुआ है। तो ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन की खोज जो है की थी। अगला प्रश्न है, गणना के लिए नेपियर बोन्स नामक युक्ति का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। यानी कि आपने देखा होगा गणना के लिए एक नेपियर बोन्स नामक एक यंत्र था जिसका आविष्कार किसने किया था? जॉन नेपियर ने किया था। इसमें मुख्य रूप से किस कार्य को आसान बनाया गया था? यानी कि जो नेपियर बोन्स था ये क्या कार्य करता था? तो आप सभी को पता होगा ये क्या करता था? गुणा भाग और जटिल प्रक्रिया को ये सॉल्व करने का काम ये करता था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के इतिहास में सबसे प्रारंभिक गणना यानी कि कैलकुलेटिंग डिवाइस किसे माना जाता है, जिसका उपयोग जो है मुख्य रूप से बुनियादी गणनाओं के लिए होता है? यानी कि पहला ऐसा कौन सा गणना यंत्र माना गया था जो है किसके लिए यूज किया जाता? कैलकुलेशन के लिए जो है यूज किया जाता था। पास्कलाइन है, डिफरेंस इंजन है, स्लाइड रूल है या फिर एबेकस है? तो इसमें क्या है? इसमें है एबेकस। किसको माना जाता था? एबेकस को। अगला प्रश्न है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया वह कौन सा इंजन था जिसमें आधुनिक कंप्यूटर की तरह इनपुट आउटपुट स्टोर मिल यानी कि प्रोसेसिंग जैसी विशेषताएं शामिल थी? अभी वर्तमान में जो कंप्यूटर है उनमें भी ये विशेषता जो है, चारों विशेषता इनमें देखी जाती है। तो अभी आपको बताना है कि ब्लेज पास्कल ने किसका जो है आविष्कार किया था। तो इन्होंने किसका आविष्कार किया था? इन्होंने किया था एनालिटिकल इंजन। किसका किया था इन्होंने? एनालिटिकल इंजन का जो है इन्होंने आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। ये रिपीट नहीं है, थोड़ा इधर उधर होगा, आप देख लेना, ठीक है। सुपर कंप्यूटर की कार्य क्षमता या गणना करने की गति स्पीड को मापने के लिए किस विशेष इकाई का जो है प्रयोग किया जाता था? गीगाहर्ट्ज, MIPS या फिर मेगाबाइट प्रति सेकंड या फिर फ्लॉप्स? जो है कंप्यूटर की गणना जो है किसमें की जाती थी? जो सुपर कंप्यूटर्स होते थे उनकी, तो ये की जाती थी किसमें की जाती थी? फ्लॉप्स में। किसमें की जाती थी? फ्लॉप्स में ये की जाती थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये जो है गलती से बीच में आ गया क्वेश्चन नंबर 17, बाकी जो है आपका सीक्वेंस वाइज ही चलने वाला है। तो यहाँ है, दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर होने का श्रेय किसे दिया जाता है जिन्होंने चार्ल्स बेबेज की मशीन के लिए पहला एल्गोरिदम लिखा था? कौन है? तो ये है लेडी लवलेस अगस्ता। कौन है? लेडी लवलेस अगस्ता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 में है, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट यानी कि निर्देश को मेमोरी में स्टोर करने का क्रांतिकारी विचार जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। इस सिद्धांत पर आधारित पहला कंप्यूटर कौन सा था? बताइए। जो जॉन वॉन न्यूमैन ने जो है निर्देश दिया था, इस पर आधारित जो पहला कंप्यूटर था मेमोरी में स्टोर करने का, ये कौन सा था? तो ये कौन सा था? ENIAC। कौन सा कंप्यूटर था? ENIAC कंप्यूटर था। ENIAC जो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर जो है इसका नाम था। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था जिसे 1946 में जो है बनाया गया था। कब बनाया गया था इसे? 1946 में, 1946 में बनाया गया था। किसके द्वारा? इसमें किसके द्वारा बनाया गया था? ये जॉन वॉन न्यूमैन ने। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था जिसे जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉकली ने बनाया था? तो कौन सा कंप्यूटर जो है जे एस्पर एकर्ट और जॉन मॉकली ने बनाया था? तो कौन सा था ये?
क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है। तो ये था एनिएक, कौन सा था? एनिएक। यहाँ पर एक चीज सुधार लेना, ये एनिएक नहीं है, यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे एडवेक है। कौन सा है? यहाँ पे एडवेक कंप्यूटर है, ठीक है। यहाँ पर आएगा हमारा एनिएक, कौन सा? एनिएक कंप्यूटर। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें आपको बताना है व्यावसायिक या व्यावहारिक उपयोग, कमर्शियल यूज के लिए उपलब्ध होने वाला दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था यूनिवेक 1। कौन सा था? यूनिवेक 1 था। इसमें यदि बात करें तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर पहला ऐसा कंप्यूटर था जब जिसे विशेष रूप से व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए डिजाइन किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन में प्रोसेसिंग और मेमोरी के लिए मुख्य रूप से किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर माइक्रो प्रोसेसर? तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का, पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। 1940 से कब तक रही थी? 1940 से 1956, 1956 के बीच पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब निर्वात नली का जो है प्रयोग इनमें किया गया था। अगला प्रश्न है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली थी। यानी कि यदि आपसे पूछे दूसरी जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया था? पहली में किया गया था वैक्यूम ट्यूब का और दूसरी में किया गया था ट्रांजिस्टर का। किसका? ट्रांजिस्टर ने जो है ले ली थी। ये शुरुआती ट्रांजिस्टर मुख्य रूप से अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर धातु से बने होते थे। तो कौन सी धातु जो है जिससे ये बने हुए होते थे ट्रांजिस्टर? तो ये बने होते थे तांबा, सोना, जर्मेनियम या फिर एल्यूमिनियम। तो ये होते थे जर्मेनियम से। किसके बने होते थे? ट्रांजिस्टर का आविष्कार यदि पूछे तो बेल लैब्स, किसने? बेल लैब्स ने जो है किया था। इसमें जो है हुआ था शुरुआत में इसे बनाने के लिए जर्मेनियम नामक सेमीकंडक्टर धातु का, कैसी? अर्धचालक धातु का जो है इसमें प्रयोग किया गया था। हालांकि बाद में इसकी जगह सिलिकॉन का उपयोग होने लगा था। अगला प्रश्न है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप का आविष्कार जो है किस वैज्ञानिक ने किया था? आईसी चिप के बारे में आपको बताना है। आईसी चिप का यदि पूछे ये किसकी बनी होती तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी हुई ये होती है। तो इसमें क्या है? जैक किल्बी। किसने किया था इसका आविष्कार? जैक किल्बी ने 1958 में। कब? 1958 में जो है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के इंजीनियर जैक किल्बी और उनके साथ स्वतंत्र रूप से फेडर चाइल्ड, यदि आपसे पूछे फेयर चाइल्ड सेमीकंडक्टर के नॉर्मन नायंस ने जो है इन्होंने एक साथ जो है मिलकर चिप का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इंटीग्रेटेड सर्किट के आने से कंप्यूटर के आकार और गति में भारी बदलाव आया। यह चिप मुख्य रूप से किस पदार्थ की बनी हुई होती थी? अभी मैंने आपको बताया था किसकी बनी होती थी? ये सिलिकॉन की ये जो है बनी होती थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था जिसने चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण का जो रास्ता है वो साफ कर दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? तो इसमें है इंटेल 4004। कौन सा? इंटेल 4004। इसके बारे में देखो तो 1971 में, कब हुआ था? 1971 में जो है इंटेल कंपनी ने दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4000 जो है बनाया था। 4004 जो है इन्होंने बनाया था। ये 4 बिट का प्रोसेसर था। आपसे पूछे कितने? तो ये 4 बिट का ये प्रोसेसर था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार एक बहुत बड़ी क्रांति थी क्योंकि इसने कंप्यूटर के सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी मुख्य भाग को एक छोटी सी चिप पर जो है ला दिया था। अगला क्या है? अगला है कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की सबसे बड़ी तकनीकी विशेषता क्या थी जिसने कंप्यूटर को आम लोगों तक पहुंच जो है आम लोगों की पहुंच तक ला दिया था? तो कौन सा एक विशेषता थी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में, ये आपको बताना है। तो इसमें था क्या था? इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI। क्या था इसमें? LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग चौथी पीढ़ी 1971 से वर्तमान तक। कब से? 1971 से जो है वर्तमान तक की सबसे बड़ी क्रांति थी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल। यदि आपसे पूछे लार्ज और वेरी VLSI, इस तरह से जो है
इसका होगा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका होगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस तरह से जो है फुल फॉर्म भी आपको देखते हुए चलना है। अगला प्रश्न है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले कंप्यूटर में डाटा डालने और आउटपुट प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से किसका जो है प्रयोग किया गया था? क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है। तो इसमें किसका प्रयोग किया गया था? पंच कार्ड और पेपर टेप का। पंच कार्ड और पेपर टेप का जो है इसमें प्रयोग किया गया था। पहली और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए आज के जैसे कोई कीबोर्ड या माउस नहीं थे। डाटा और प्रोग्राम के निर्देशों को कागज के मोटे मोटे कार्ड पर छेद करके, जिन्हें हम पंच कार्ड कहते थे, इस तरह से जो है डेटा इनमें डाला जाता था। हरमन होलोरिथ ने जो है पंच कार्ड्स का आविष्कार किया था। किसने किया था पंच कार्ड का आविष्कार? आविष्कार यदि पूछे आपसे तो हरमन होलोरिथ ने जो है इनका आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, भारत में सीडेक प्रांगणता संगठन विकास केंद्र पुणे द्वारा विकसित देश का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो हमारे भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था परम 8000। कौन सा था? परम 8000। और जब 1980, कब की बात है? 1980 की बात है। इसमें क्या हुआ था, जब 1980 के दशक में अमेरिका ने भारत को तकनीकी देने से मना कर दिया था, तब भारत ने खुद का सुपर कंप्यूटर बनाने की जो है ठानी थी। डॉक्टर विजय भटकर के नेतृत्व में जो है सीडेक पुणे ने 1991 में, कब? 1991 में। इस समय तो जो है अमेरिका ने देने से मना कर दिया था, तो 1991 में किसकी नेतृत्व में? सीडेक, एक सीडेक जो कंपनी है पुणे में है, और डॉक्टर विजय भटकर जो है 1991 में इन्होंने परम 8000 का निर्माण किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, फ्लॉप्स का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है जिसका उपयोग सुपर कंप्यूटर की गति मापने के लिए किया जाता है? पहले प्रश्न पूछा गया था आपसे कि जो है सुपर कंप्यूटर की गति किससे मापते हैं, तो हमने देखा था फ्लॉप्स से। अभी आपको जो है इसका फुल फॉर्म बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 में हम पहले ही देख चुके हैं फ्लॉप्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 में यही पूछा गया था कि कंप्यूटर को किस में मापते हैं, तो हमने फ्लॉप्स में देखा था। अब क्वेश्चन 18 में आपसे पूछ लिया कि फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है, तो बताइए क्या है इसका पूर्ण रूप? फ्लोटिंग क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। कहां पर मिलेगा आपको? ऑप्शन ए में। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड इसका फुल फॉर्म है, जिसमें सुपर कंप्यूटर की गति इसमें मापी जाती है। अगला है क्वेश्चन 19 में, बड़े संगठनों, रेलवे रिजर्वेशन और बैंकों में जहां हजारों उपयोगकर्ता के एक साथ काम करते हैं और भारी मात्रा में डेटा सुरक्षित रूप से प्रोसेस होता है, वहां मुख्य सर्वर के रूप में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? इंपोर्टेंट होता है, इस तरह के प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपसे पूछे बड़े संगठनों में एक चीज पूछ सकता है, रेलवे रिजर्वेशन में इस तरह पूछ सकता है, बैंकों में इस तरह जो है क्वेश्चन में किसी भी चीज का जिक्र आपसे कर सकता है। तो इसमें जो है जो डेटा, बहुत सारा डेटा रहता है, जैसे रेलवे होता है रिजर्वेशन, कितना सारा डेटा जो है कलेक्ट किया जाता है, तो कौन से कंप्यूटर होते हैं? वो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। यदि हम बात करें तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर जितने तेज तो नहीं होते, लेकिन इनकी स्टोरेज क्षमता जो होती है, क्या होता है इनमें? स्टोरेज क्षमता जो होती है, डेटा को एक साथ प्रोसेस करने की क्षमता जो होती है, मल्टी यूजर और विश्वसनीय बेजोड़ होती है। बैंकों में जहां करोड़ों ग्राहक का लेन देन एक साथ अपडेट होता है, वहां मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? वहीं पर काम करता है, यानी कि इसमें स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर मुख्य रूप से किस नई तकनीकी पर आधारित थे जिसे चौथी पीढ़ी तक के कंप्यूटर में विकसित नहीं किया जा सकता था? तो पांचवी पीढ़ी के बारे में आपको एक नया अपडेट बताना है कि कौन सा अपडेट था जो पांचवी पीढ़ी में आ गया था। तो इसमें सभी को पता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है 5th जनरेशन में आ गया था। इसमें क्या होता है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य आधार क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पीढ़ी का मुख्य उद्देश्य ऐसी मशीनों बनाना था जो इंसानों की तरह सोच सके, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में गणितीय गणनाएं जैसे कि जोड़ है, घटाव है और तर्की निर्णय जैसे बड़ा छोटा लेने का काम मुख्य रूप से कौन करता है, बताइए।
यानी कि जो गणितीय गणना होती है, जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन होता है, वो सीपीयू में कौन कंट्रोल करता है, ये आपसे पूछा गया है। कंट्रोल यूनिट करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है, मेमोरी यूनिट करता है, या फिर सिस्टम बस करता है। तो ये करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। आपसे फुल फॉर्म पूछे एएलयू का, तो क्या है फुल फॉर्म? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सभी हार्डवेयर पार्ट्स और सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस को निर्देशित और नियंत्रित करने की जिम्मेदारी जो है किसकी होती है, बताइए। मदरबोर्ड है, ट्रांजिस्टर है, कंट्रोल यूनिट है, कैश मेमोरी है। तो ये करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। सीयू का फुल फॉर्म क्या हो गया? कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। बोर्ड पर प्रोसेसर, मेमोरी और अन्य उपकरणों के बीच डेटा और संकेतों के आदान प्रदान के लिए उपयोग होने वाले तारों यानी कि वायर्स, रास्तों के समूह को क्या कहा जाता है, बताइए। यानी कि जब हम कंप्यूटर में जो होता है मदरबोर्ड लगा रहता है, इसमें प्रोसेसर, मेमोरी और जो भी डेटा संकेत, इनके लिए क्या होते हैं? वायर जुड़े रहते हैं। इनके जो समूह होता है, इनका जो ग्रुप होता है, उनको हम क्या कहते हैं? पोर्ट, सॉकेट, कनेक्टर, बस। क्या कहा जाता है इन्हें? तो इन्हें कहा जाता है बस। क्या कहा जाता है इन्हें? बस। कंप्यूटर की भाषा में बस कोई गाड़ी नहीं है, बल्कि ये मदरबोर्ड पर बने हुए पतले पतले तारों की सर्किट या जाल होता है। जैसे आपने देखा होगा, इस तरह का जो बोर्ड होता है, इस पे छोटे छोटे जो है लगे हुए होते हैं और जो जुड़े हुए होते हैं, उसको ही क्या कहा जाता है? उसे ही बस कहा जाता है। अगला प्रश्न है 24। कंप्यूटर को शट डाउन करने यानी कि बंद करने और प्लग निकाल देने के बाद भी अगली बार चालू करने पर उसकी तारीख और समय बिल्कुल सही मिलता है, इसका कारण संभव होता है। किस कारण ये संभव होता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है। सीमॉन्स बैटरी, रैम, रोम या फिर हार्ड डिस्क में? तो इसमें क्या होता है? सीमॉन्स बैटरी। किसके कारण होता है ये? सीमॉन्स बैटरी। ये क्या है? तो मदरबोर्ड पर एक छोटी सी गोली जैसी बड़ी घड़ी जैसी एक बैटरी लगी होती है, जिसे हम सीमांस कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? सीमांस कहते हैं, यानी कि एक बैटरी टाइप की होती है। जब कंप्यूटर बंद होता है तब ये बैटरी मदरबोर्ड की एक खास चिप को थोड़ी सी पावर देती रहती है, जिससे कंप्यूटर की अंदरूनी घड़ी हमेशा जो है चलती रहती है। आपको जो है इस सेल को जो है बार बार, जैसे जब मिस्टेक होने लगता है टाइम वगैरह सब, तो इसको आपको बदलवाना रहता है। अगला प्रश्न है 25 में, सीपीयू द्वारा किसी डेटा को प्रोसेस करते समय बहुत ही कम समय के लिए अस्थायी तौर पर मध्यवर्ती परिणामों को तुरंत स्टोर करने के लिए बहुत तेज मेमोरी का उपयोग होता है। अच्छा, एक बात है, ये आपको लग रहा होगा कि इतने बड़े बड़े प्रश्न, ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं आते, तो अपडेट हो जाइए। आप ऐसे प्रश्न नहीं आते कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था, सेकेंड में क्या हुआ था। अब जो है आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको इनमें मैंने जो है प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू जो है उनको देखकर जो है आपको ये क्लास तैयार की है। तो बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको तैयार रहना। ऐसा नहीं कि बस बेसिक सा पढ़ लिया और कंप्यूटर कंप्लीट नहीं, आपको जो है अच्छे से इसको देखना रहेगा। तो इसका जो जवाब है वो है रजिस्टर। क्या है इसका जवाब? रजिस्टर। प्रोसेसर यानी कि सीपीयू के बिल्कुल अंदर स्थित रजिस्टर जो है कंप्यूटर की सबसे तेज और सबसे छोटी मेमोरी ये होता है। अगला प्रश्न है कीबोर्ड पर मौजूद कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट कीज को कंप्यूटर की भाषा में किस नाम से जाना जाता है? इन तीनों को जो है संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? टॉगल की, फंक्शन की, नेविगेशन की या फिर मॉडिफायर की? तो इनको कहा जाता है मॉडिफायर कीज। क्या कहा जाता है इन्हें? मॉडिफायर कीज इनको कहा जाता है। मॉडिफाई का मतलब होता है बदलाव करना। आपने देखा होगा इन बटन का जब हम यूज करते हैं तो हम जो है अलग अलग प्रकार के इनके माध्यम से बदलाव जो है कर सकते हैं। जैसे कि हम शिफ्ट के साथ अक्षर दबाते हैं तो कैपिटल हो जाता है। इस तरह से जो है बटन काम करते हैं। इनका अपना अलग काम होता है और अन्य शब्दों के साथ मिलकर भी ये अन्य काम भी ये करती है। अगला प्रश्न है कीबोर्ड की ऐसी कीज जिन्हें एक बार दबाने पर उसका फीचर चालू ऑन हो जाता है और दोबारा उसी को दबाने पर वह फीचर जो है बंद हो जाता है, जिसे कैप्स लॉक या नम लॉक उन्हें क्या कहा जाता है? जैसे कि आपको एग्जांपल भी दे रखा है, कैप्स लॉक की होती है और नम लॉक की होती है, उनको क्या कहा जाता है?
टॉगल स्पेशल की, अल्फा न्यूमेरिकल की या फिर कंट्रोल की। तो इनको कहा जाता है टॉगल की। क्या कहा जाता है इन्हें? टॉगल कीज इनको कहा जाता है। टॉगल शब्द का अर्थ ही होता है दो स्थितियां, यानी कि ऑन और ऑफ के बीच होता है इसमें। जैसे हम घर के पंखे में क्या होता है, कुछ स्विच, जैसे हमारे घर के पंखे का स्विच होता है, जब आप कैप्स लॉक दबाते हैं तो सारे अक्षर बड़े टाइप होने लगते हैं, दोबारा दबाते हैं तो क्या होता है, छोटे टाइप होने लगते हैं, इसलिए टॉगल कीज इनको कहते हैं, यानी कि टॉगल यानी ऑन ऑफ। इसके बाद अगला है, एक आधुनिक ऑप्टिकल माउस अपने मूवमेंट गति को ट्रैक करने के लिए किस तकनीक का उपयोग करता है? बताइए, ये जो ऑप्टिकल माउस होता है जो मूवमेंट करता है वो किस तकनीक का प्रयोग करता है? तो ये करता है लेजर या लाइट एमिटिंग डायोड। किसका करता है ये? एलईडी, लेजर एंड, जैसे लेजर या लाइट एमिटिंग डायोड। यदि आपसे पूछे एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है फुल फॉर्म? लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, इस तरह के फुल फॉर्म भी देखते हुए चलना है। अगला प्रश्न क्या है? अगला आपसे पूछा गया ऑप्टिकल माउस असल में काम कैसे करता है? माउस के नीचे लगा लेजर सतह की गति को कैसे समझाता है? यानी कि हम जो है माउस इतनी दूर रखा रहता है लेकिन फिर भी जो है हमारी स्क्रीन से वो कनेक्ट रहता है, तो किस तरह से वो कार्य करता है, ये प्रश्न में आपसे पूछा गया है। तो ये क्या करता है, ये सतह की लगातार तस्वीरें खींचकर गति मापता है। क्या होता है इसमें? ये क्या करता है, ये सतह की लगातार तस्वीरें खींचता है और क्या करता है, इसकी गति को मापता है। ऑप्टिकल माउस के अंदर एक छोटा सा कैमरा यानी कि सेंसर होता है जो 1 सेकंड में हजारों बार उस सतह की तस्वीरें खींचता है, उस पर वह रखा है। जब आप माउस खिसकाते हैं तो वो पूरी तस्वीर और नई तरीके से मिलाना, उसको समझना और उसकी दिशा को समझना, ये सभी कार्य करता है। अगला प्रश्न है, माउस में लेफ्ट और राइट बटन के बीच मौजूद स्क्रॉल व्हील पहिए का मुख्य ऑप्टिकल कार्य क्या होता है? आपने देखा होगा माउस में इस तरह आपका लेफ्ट राइट क्लिक होता है और यहाँ पर जो एक पहिए जैसा जो लगा होता है उसका आपको बताना है कि उसका प्रैक्टिकल यानी कि मुख्य कार्य जो है क्या होता है। तो उसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट या वेब पेज के ऊपर नीचे खिसकाना। क्या होता है, जब आप स्क्रीन जब खोलेंगे तो इस तरह से जो है आपके पेज को ऊपर या नीचे खिसकाना है, यानी कि आपको दूसरे पे आना है, ऊपर जाना है, इस तरह का ये कार्य करता है। अगला है, बैंकों में रोजाना आने वाले हजारों चेक को तेजी से, सुरक्षित रूप से और बिना गलती के पढ़ने यानी कि प्रोसेस करने के लिए किस स्कैनर तकनीक का प्रयोग किया जाता है? अच्छा, ऐसा कौन सा स्कैनर जो चेक को स्कैन करता है और बिना कुछ गलती किए उसकी सारी जो है इंफॉर्मेशन को करता है? तो ये होता है MICR। कौन सा होता है ये? MICR। कौन सा? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, MICR तकनीक में बैंक चेक पर लिखे गए विशेष नंबरों को छापने के लिए जिस स्याही या इंक का उपयोग किया जाता है उसमें किस पदार्थ के सूक्ष्म कण मिले होते हैं? बताइए, जो स्याही रहती है, जो चेक पर जो है लिखे रहते हैं अंक, उनमें यूज की जाती है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कार्बन पाउडर या फिर कॉपर सल्फेट। तो इसमें किसका यूज किया जाता है? इसमें यूज किया जाता है आयरन ऑक्साइड। किसका? चुंबकीय कण का इसमें प्रयोग किया जाता है। जो होता है इसमें क्या होता है, ये स्याही में मौजूद चुंबकीय क्या करता है, ये मतलब चेक को जैसे हमने छाप दिया उसको, तो MI के जो मशीन है वो मशीन चुंबक की तरह से पढ़ लेती है। अगला है, बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उत्तर पुस्तिका आंसर शीट को तेजी से और सटीक जांच करने के लिए डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, जैसे आप परीक्षा देते हैं, आपका जो OMR सीट 4 सर्कल वाली जो सीट होती है उसमें आपने एक गोला भरा, दूसरा जो है उसमें आपने पहला गोला भरा, तो इस तरह से जो इसको जांच लेता है सटीक तरीके से और बहुत जल्दी जो इसको जांच लेता है, तो वो कौन ये कार्य करता है? बारकोड रीडर, MICR या फिर बायोमेट्रिक स्कैनर या फिर OMR। तो ये कौन करता है? ये करता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। कौन करता है? OMR ये कार्य करता है।
अगला प्रश्न है, सुपरमार्केट या मॉल के सामान की बिलिंग करते समय प्रोडक्ट के पैकेट पर छपी हुई काली और सफेद लाइनों को पढ़ने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? अच्छा, आप मार्केट गए होंगे तो मार्केट में जब आप शॉपिंग करते हैं तो उनके पास एक इस तरह का जो है एक मशीन लगा हुआ होता है, जिससे वो क्या करते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है उस पर एक सील लगी हुई होती है, उसमें इस तरह के सर्कल होते हैं, एक रेड और एक व्हाइट, तो उसको स्कैन करते हैं और उसका प्राइस वगैरह सब जितनी भी डिटेल है वो उनके पास पहुंच जाती है। तो वो क्या होता है, वो होता है बार कोड रीडर। कौन सा होता है वो बार कोड रीडर होता है। अगला है, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन स्कैनर मूल रूप से किस भौतिक सिद्धांत पर कार्य करता है? जैसे हमने देखा था, ये क्या करता है, आपकी जो OMR सीट होती है उसको पढ़ने का कार्य करता है। तो कौन से सिद्धांत पर जो है ये कार्य करता है? ये क्या करता है, ये कागज से परिवर्तित यानी कि रिफ्लेक्स होने वाले प्रकाश की मात्रा को मापता है। अच्छा, आप सर्कल भरते हो तो क्या होता है, जो सर्कल आपने भरा है वो क्या होगा, वो प्रकाश उसका रिफ्लेक्स ज्यादा होगा, यानी कि प्रकाश की मात्रा को वो मापता है। अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है और ये कागज पर कैसे कागज पर छपाई कैसे करता है, ये आपको बताना है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है, ये रिबन पर पिन मारकर इम्पैक्ट यानी कि दबाव डालता है। क्या होता है इसमें, ये रिबन पर पिन मारकर इम्पैक्ट दबाव से ये क्या करता है, अपनी छपाई का काम करता है। अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड छपाई की गति को मापने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार की इकाई का प्रयोग किया जाता है? सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपोर्टेंट है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं लिया जो किसी भी तरह से इंपोर्टेंट ना हो। सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसमें क्या है, कैरेक्टर प्रति सेकंड किस में मापता है, ये कैरेक्टर प्रति सेकंड में ये मापता है। CPS कैरेक्टर प्रति सेकंड, यदि CPS का फुल फॉर्म पूछे तो क्या होगा, कैरेक्टर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटर जो कि एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है में छपाई के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? बताइए, लेजर प्रिंटर जो छपाई करता है वो किससे करता है? तो ये करता है, किससे करता है, ये सूखी स्याही या पाउडर से। किससे करता है, जो सूखी स्याही जो टोनर होता है उससे जो है लेजर प्रिंटर प्रिंट करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटर किस वैज्ञानिक तकनीक पर कार्य करता है जिससे वह इतनी तेजी और साफ सफाई कर लेता है? साफ से क्या करता है, वो सफाई करता है। तो कौन सा ऐसा लेजर प्रिंटर है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर विद्युत तकनीक पर। कौन से, इलेक्ट्रो स्टैटिक स्थिर विद्युत पर ये काम करता है। अगला क्या है, अगला है ATM मशीन, POS मशीन या बस के टिकट की रसीद जिसकी छपाई कुछ दिन या महीनों बाद अपने आप मिट जाती है, उसमें किस प्रिंटर का जो है प्रयोग किया जाता है? डॉट मैट्रिक्स, इंजेक्ट, थर्मल या फिर लेजर। तो इसमें कौन सा होता है, इसमें होता है थर्मल प्रिंटर। क्या होता है इसमें, थर्मल प्रिंटर होता है, जिसमें नॉर्मल सी जो है स्याही लगी होती है जो कि कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली जो है टेम्परेचर या फिर गर्मी वजह से जो है मिट जाती है। अगला प्रश्न, थर्मल प्रिंटर बिना किसी स्याही, इंक, कॉर्जेंट या फिर रिबन के कागज पर प्रिंट कैसे निकालता है? जो थर्मल प्रिंटर है उसके बारे में बताना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें विशेष रूप से लेपित कागज पर गर्मी यानी कि हीट डालकर, क्या होता है, इसमें जो पेपर होता है उस पर हीट डाली जाती है जिसके माध्यम से जो थर्मल प्रिंटर है वो छपाई का कार्य करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, कंप्यूटर मॉनिटर, टीवी या मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले किसी भी डिजिटल इमेज चित्र का सबसे छोटा बिंदु या इकाई क्या कहलाता है? बताइए। जैसे कि जो बड़े बड़े चित्र होते हैं, जो बड़े बड़े इमेज होते हैं वो छोटे छोटे डॉट से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी कि छोटे छोटे डॉट से मिलकर क्या होता है, बहुत बड़ा इमेज तैयार किया जाता है। तो इनको क्या कहते हैं, हम पिक्सेल कहते हैं। क्या कहा जाता है इन्हें, पिक्सेल इनको कहा जाता है। अगला है, मॉनिटर स्क्रीन पर क्षैतिज, चौड़ाई और ऊर्ध्वाधर लंबाई में पिक्सेल की कुल संख्या के गुणनफल को क्या कहा जाता है, जो चित्र की स्पष्टता को तय करता है? तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है रिजोल्यूशन। क्या कहा जाता है, रिजोल्यूशन इनको कहा जाता है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 44। एक सेकंड में मॉनिटर की स्क्रीन कितनी बार खुद को अपडेट या रिफ्रेश करके नई इमेज दिखाती है? इस दर को किस इकाई में मापा जाता है? यानी कि जो मॉनिटर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, अपने आप अपडेट करके क्या होता है, नई चीजें जो आपको स्क्रीन पर इमेज दिखाई देते हैं। तो इसमें किस इकाई से ये कार्य करता है? तो इसमें कौन सी होती है? इसमें होती है हर्ट्ज पर ये कार्य करता है। किस पर करता है? ये हर्ट्ज पर कार्य करता है। स्क्रीन पर चलने वाले वीडियो असल में बहुत तेजी से बदलती हुई स्थिर तस्वीर जो है आपके मॉनिटर को एक सेकंड में स्क्रीन को जितनी बार रिफ्रेश करता है। आपने देखा हुआ वीडियो इस तरह, किस तरह यहाँ से डॉट डॉट से मिलकर आपकी वीडियो बनाए, तो उसको किस तरह से वो चलाता है, तो हर्ट्ज किस इकाई में इसको मापा जाता है। अगला है, एक सेकंड में मॉनिटर की स्क्रीन कितनी बार खुद को अपडेट या रिफ्रेश करके, अच्छा रिपीट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। यदि किसी कंप्यूटर मॉनिटर का रेजोल्यूशन बहुत अधिक कर दिया जाए तो स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले चित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें क्या होगा, बहुत ही तेजी से यदि ये काम करेगा तो इसमें क्या होगा, पिक्सेल की संख्या अधिक होगी और चित्र बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखेगा। क्या होता है इसमें, जो पिक्सेल है उनकी संख्या बढ़ जाएगी और जो इमेज है वो बहुत ही क्लियर आपको दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा तक पहुंचने की गति स्पीड के आधार पर सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? बताइए। यानी कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह डेटा पहुंचाना है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो गति है वो कौन सी कार्य करती है? तो इसमें कौन सी करती है? रजिस्टर मेमोरी। कौन सी मेमोरी? रजिस्टर मेमोरी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी की गति की सबसे तेज से सबसे धीमी का सही क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि सबसे तेज कौन सी होती है और सबसे धीमी कौन सी होती है, आपको जो है इसको अरेंज करना है। तो सबसे तेज मैंने बताया था आपको रजिस्टर होती है। कौन सी होती है? रजिस्टर। तो हमारा ए और सी जो है कट जाता है, हमें बी में और डी में जो है रजिस्टर सबसे पहले देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपकी होती है कैश मेमोरी। कौन सी? कैश मेमोरी आपकी होती है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब है। सबसे पहले रजिस्टर, फिर कैश, फिर रैम और फिर हार्ड डिस्क। इस तरह से आपकी मेमोरी जो है कार्य करती है। अगला है, कैश मेमोरी के विभिन्न स्तर में सबसे अधिक गति किस स्तर की होती है? बताइए। कैश मेमोरी को भी हम डिफरेंट तरीके से इसको पढ़ते हैं, तो इसमें जो है सबसे स्थिर सबसे अधिक वाली आपको बताना है। तो ये होती है L1 कैश। कौन सी होती है ये? L1 कैश जो है सबसे तेज होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। दिए गए विकल्पों में से किस मेमोरी का एक्सेस टाइम यानी कि डेटा तक पहुंचने का समय सबसे अधिक यानी कि सबसे धीमा है? बताइए। सबसे अधिक यानी कि सबसे धीमा कौन सा होता है? सबसे अधिक होगा यानी कि सबसे डेटा टाइम सबसे ज्यादा होगा, यानी कि वो बहुत ही धीरे टाइम में, बहुत ही स्लो, बहुत ही ज्यादा टाइम में उसको पहुंचाने का कार्य करेगी। तो अभी हमने देखा था कौन सी होती है? हार्ड डिस्क ड्राइव। यहाँ पर देखा था ना हार्ड डिस्क। देखिए ये हार्ड डिस्क ड्राइव जो है इसकी सबसे कम होती है। इसके बाद अगला है, जब प्रोसेसर को किसी डेटा की आवश्यकता होती है तो कैश मेमोरी में डेटा न मिलने पर वह अगली बार किस मेमोरी में डेटा को खोजता है? तो किसमें खोजता है? ये खोजता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। किसमें? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम में ये खोजता है। अगला है क्वेश्चन 51। किस प्रकार की रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम को अपने डेटा को बनाए रखने के लिए हर सेकंड में हजारों बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो किसमें करता है ये करता है डायनेमिक रैम में। किसमें करता है? डायनेमिक रैम में ये करता है। इस तरह से जो आपको क्लास कैसी लग रही है मुझे जरूर बताइए। यदि क्लास अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं इसी तरह की क्लासेस आपकी चलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 52 में है, डायनेमिक रैम की तुलना में स्टैटिक रैम एस रैम सबसे तेज क्यों होती है? बताइए। जो डायनेमिक रैम है और एस रैम है उसकी तुलना यहाँ पर स्टैटिक रैम, दोनों की तुलना अब यहाँ पर की गई है, तो ये अधिक क्यों होती है आपको बताना है। क्वेश्चन 52 में पूछा गया है आपसे। क्योंकि इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होता है इसमें? क्योंकि इसको जो है बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए जो है ये मेमोरी इससे तेज होती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की अति तीव्र कैश मेमोरी का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रकार की मेमोरी चिप से किया जाता है? बताइए। जो सबसे ज्यादा तेज हमने देखी थी कैश मेमोरी, तो इसका जो चिप है उसका निर्माण जो है मेमोरी चिप का किससे होता है?
किससे जो है इसका निर्माण किया जाता है? तो इसका होता है स्टैटिक रैम। किससे होता है? स्टैटिक रैम से इसका जो है निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, आपके स्मार्टफोन या कंप्यूटर में सामान्यतः जो 8 गीगाबाइट या 16 गीगाबाइट की मुख्य रैम होती है, वह तकनीकी रूप से कौन सी मेमोरी होती है? बताइए, जो आपके मोबाइल में जो मेमोरी होती है वो किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो ये होती है डायनेमिक रैम। कौन सी होती है? डायनेमिक रैम ये होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, यदि कंप्यूटर की बिजली अचानक बंद हो जाए तो स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के डेटा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए, जो रैम है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोनों का डेटा हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। स्टैटिक रैम का डेटा बचा रहेगा, डायनेमिक का नष्ट हो जाएगा। दोनों का डेटा तुरंत नष्ट हो जाएगा, या फिर डायनेमिक का डेटा बचा रहेगा, स्टैटिक का नष्ट हो जाएगा। तो कौन सा इसमें होगा ये आपको बताना है। तो इसमें क्या जानेंगे हम? इसमें क्या होता है, दोनों का डेटा तुरंत ही नष्ट हो जाता है। क्या होता है? दोनों का डेटा जो है तुरंत ही इसमें खत्म हो जाता है। इसके बाद अगला है, किस प्रकार की मेमोरी में स्टोर किए गए पुराने डेटा को पूरी तरह मिटाने के लिए पैरावैगनिक किरणों, जो परावैगनिक किरणें जिन्हें अल्ट्रावायलेट रेज का प्रयोग किया जाता है। बताइए, किसका जो है प्रयोग किया जाता है? जैसे जो मेमोरी में बहुत पुराना डाटा है उसको हम हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं, तो किसका प्रयोग किया जाता है? ईपीरोम का। किसका? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम कहते हैं ईपी रोम का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 में आपसे पूछा गया है, उस रोम मेमोरी को क्या कहते हैं जिसे निर्माता द्वारा खाली दिया जाता है? यानी कि उस मेमोरी को आपको बताना है, रोम मेमोरी को, जिसमें क्या है, निर्माता द्वारा खाली दिया जाता है और उपयोगकर्ता उसमें केवल एक ही बार डेटा लिख सकता है, जिसे बाद में बदला नहीं जा सकता है। तो इसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो ये होता है पीरोम। किसमें? पीरोम। पीरोम में ये होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 में आपने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 59 में आपको बताना है कि फ्लैश मेमोरी जो आजकल डिजिटल कैमरे और स्मार्टफोन में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है, मूल रूप से किस तकनीक पर बहुत ही उन्नत रूप से है? बताइए किसमें है? तो ये है EEPROM में। किसमें? EEPROM में। इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थायी नॉन वोलाटाइल प्रकृति की है, जो बिजली जाने के बाद भी कंप्यूटर चालू करने वाली मूलभूत निर्देश को सुरक्षित रखती है? तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है हमारा रोम। क्या आता है इसमें? रोम, रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है 62 में है, हार्ड डिस्क में अधिक सटीकता के लिए वृत्ताकार ट्रैकों को छोटे छोटे टुकड़ों यानी कि भागों में बांटा जाता है। ट्रैक के इन छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? बताइए। हार्ड डिस्क जो होता है ना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जो बांटा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सेक्टर। क्या कहा जाता है उसे? सेक्टर उसे कहा जाता है। अगला है, हार्ड डिस्क के रीड या राइड हेड को जो रीड या राइड हेड को डिस्क पर उचित ट्रैक सही जगह तक पहुंचाने में जो समय लगता है, उस तकनीकी भाषा में उसे क्या कहा जाता है? बताइए। जो उसका टाइम होता है उसको तकनीकी यानी कि जो होता है उस पर क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं सीक टाइम। क्या कहा जाता है उसे? सीक टाइम उसको कहा जाता है। अगला है 64, पुराने समय में इस्तेमाल होने वाले मानक 3.5 इंच माइक्रो फ्लॉपी डिस्क की अधिकतम स्टोरेज क्षमता कितनी थी? बताइए। जो फ्लॉपी डिस्क जिसे हम 3.5 इंच की जो होती थी माइक्रो, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें कितनी होती थी? इसमें होती थी 1.44 मेगाबाइट। कितनी? 1.44 मेगाबाइट इसमें स्टोरेज क्षमता होती थी। अगला प्रश्न है, किसी नई हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव का उपयोग करने से पहले उसे फॉर्मेट किया जाता है। कंप्यूटर की तकनीकी भाषा में डिस्क फॉर्मेटिंग वास्तविक अर्थ क्या है, इसका आपको बताना है। जैसे हम कोई भी किसी भी नई या पुरानी पेन ड्राइव का यूज करते हैं तो उसे हम फॉर्मेट करते हैं, तो उसका वजह आपको बतानी है।
तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि डिस्क को नए ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करना। क्या होता है, डिस्क को नए ट्रैक और नए सेक्टर में विभाजित करना ही हम इसको कहते हैं। अगला है आधुनिक सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD पुरानी हार्ड डिस्क ड्राइव से बहुत अधिक तेज होती है। इसका मुख्य तकनीकी कारण क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में आपको बताना है। क्या है, SSD फुल फॉर्म पूछे तो बता देना क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो इसमें क्या आएगा सही जवाब, इसमें आता है कि ये इनमें कोई भी घूमने वाला मैकेनिकल हिस्सा नहीं होता है। क्या होता है, इसमें कोई भी घूमने वाला मैकेनिकल हिस्सा इसमें नहीं होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की छोटी छोटी इकाई में एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है, बताइए। कंप्यूटर में जब हम मेमोरी को मापते हैं तो एक निबल जो है कितने बिट्स के बराबर होता है। देखिए इस तरह जैसे हमने शो क्वेश्चन का आपको जो कंप्यूटर के लिया है, इस तरह जल्दी हम आपके लिए एक हिंदी की क्लास भी लेकर आने वाले हैं। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सभी सब्जेक्ट की जैसे अभी हमने इसमें 3 से 4 टॉपिक आपके कवर किए, इसी तरह आगे क्लास लाएंगे, उसमें जो बचे हुए चैप्टर वो कवर करेंगे। इस तरह आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, चैप्टर कवर होते रहेंगे और आपके प्रश्न बनते चले जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, 4 बिट्स। कितना है सही जवाब, 4 बिट्स है। अगला क्या है, अगला है डिजिटल मेमोरी में 1024 बाइट्स का समूह मिलाकर निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी इकाई बनाई जाती है। अच्छा ये तो सभी को ही पता होगा, कितनी निकालकर आपसे पूछा है, 1024। जो 1024 होता है वो किस में होता है, ये होता है 1 किलोबाइट में। किस में होता है, 1 किलोबाइट में ये होता है। अगला क्या है, अगला है मेमोरी के प्रकार को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम 100% सही, यानी कि सही आपको बताना है कि छोटे से, यानी कि सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है, फिर कौन सी है, फिर कौन सी है। तो सबसे छोटी कौन सी आती है, सबसे छोटी आती है किलोबाइट। कौन सी आती है सबसे छोटी, किलोबाइट आती है। तो इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है। बी और सी में आपको, बी और डी में आपको बताना है। तो किलोबाइट की बात क्या आती है, मेगाबाइट। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही होने वाला है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। इसके बाद अगला प्रश्न है कंप्यूटर कीबोर्ड से जब हम कोई एक अक्षर जैसे का या ए टाइप करते हैं तो वह मेमोरी में सामान्यतः कितनी जगह घेरता है, 1 बिट, 1 निबल, 1 बाइट या 1 किलोबाइट। तो कितनी जगह घेरता है, 1 बाइट की, कितनी, 1 बाइट की जगह ये घेरता है। अगला है मेमोरी कन्वर्जन के आधार पर 1 बिलियन बाइट्स लगभग 1 अरब बाइट्स को संक्षेप में क्या कहा जाता है, बताइए। कितना कहेंगे हम, 1 बिलियन बाइट्स को। तो कितना कहा जाएगा इसे, 72। क्वेश्चन नंबर 72, इसे कहा जाता है 1 गीगाबाइट। क्या कहा जाएगा, 1 गीगाबाइट। अगला है 73, दी गई मेमोरी इकाई में से डेटा स्टोर करने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, बताइए। सबसे ज्यादा जो है डेटा स्टोर किस में होता है, तो ये होता है हमारा एक्साबाइट में। किस में होता है, एक्साबाइट में। देखिए फालतू में आप टाइम नहीं करना है हमको कि ये वो बोलो, ये बातें करो, वो बातें करो। आपको लग रहा हो कि बस क्वेश्चन बताया, आंसर पढ़ दिया और बस हो गया, तो इस तरह से क्या है, आपका टाइम भी बचेगा, आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको सही जगह पर आपको यूज करना है, कहीं भी कुछ भी आपको नहीं देखना है। तो अगला क्या है, अगला है यदि आपके पास एक तस्वीर है जिसका आकार 5 मेगाबाइट है तो वह आकार किलोबाइट में कुल बिल्कुल सटीक कितना होगा। इस तरह से आपको बदलना भी आना चाहिए। तो अभी 5 मेगाबाइट को हम किलोबाइट में कितना कर पाएंगे, कितना होगा ये बताइए। 74 में तो 5120 मेगाबाइट कितना होगा, सॉरी किलोबाइट, 5120 किलोबाइट, 5120 किलोबाइट ये हो जाएगा। अगला है 2 टेराबाइट की हार्ड डिस्क में कुल कितनी गीगाबाइट का स्टोरेज स्पेस मौजूद होता है, बताइए। 2 टेराबाइट को मिला के गीगाबाइट में कितना आएगा ये, तो ये आता है 2048 गीगाबाइट। कितना, 2048। कितना आता है, 2048 गीगाबाइट ये आता है। अगला है 76 में निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सीधे उपयोगकर्ता की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है, जिसे पत्र लिखना या फोटो एडिट करना है। तो क्या कहा जाए, किस में होता है ये किस में होता है,
सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी या फिर एप्लीकेशन या फिर बायोस सॉफ्टवेयर। तो ये होता है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। किस में होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला है 78 में, जब आपका कंप्यूटर बहुत धीमा हो जाता है और आप अनावश्यक फाइलों को हटाने के लिए डिस्क क्लीनअप का उपयोग करते हैं तो आप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं? बताइए, इसमें आप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं? तो इसमें हम करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। किसका करते हैं हम? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज हम करते हैं। अगला प्रश्न है, एक ऑफिस में कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए एंटीवायरस डाला गया है, ये सॉफ्टवेयर की किस श्रेणी का उदाहरण है? बताइए, जो एंटीवायरस है वो किस प्रकार की श्रेणी में आता है? ये आता है हमारे किसमें? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ये आता है। किसमें आता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगला क्या है? अगला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मुख्य अंतर क्या है? बताइए, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के बीच में आपको बताना है कि इनमें क्या अंतर है। इनमें क्या अंतर है बताइए। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने के लिए अनिवार्य है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैकल्पिक है, यानी कि आपका क्या है? ये अनिवार्य। सिस्टम सॉफ्टवेयर अनिवार्य है, बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये आपके लिए वैकल्पिक होता है। अगला क्या है? यदि कोई ट्रांसलेटर प्रोग्राम की एक एक लाइन को पढ़ता है, उसका अनुवाद करता है और उसे साथ के साथ रन करता है तो इसे क्या कहेंगे? बताइए, एक साथ 3 काम हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा इंटरप्रेटर। क्या कहा जाएगा? इंटरप्रेटर इसको कहा जाता है। अगला है कंपाइलर और इंटरप्रेटर की में गति को के मामले में कौन सा बेहतर माना जाता है? बताइए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में गति सबसे अच्छी किसकी होती है? तो इसमें किसकी होती है? 83 में आपको क्वेश्चन नंबर 83। कंपाइलर, क्योंकि इसमें क्या होता है? कंपाइलर क्योंकि ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग भाषा के अनुवाद के दौरान यदि किसी लाइन में त्रुटि आती है तो इंटरप्रेटर क्या प्रतिक्रिया देगा? इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जो त्रुटि वाली लाइन है पर ही ये रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ने देगा। क्या होता है? त्रुटि वाली लाइन पर ये रुक जाता है। अगला है, असेंबलर का मुख्य कार्य कंप्यूटर में क्या होता है? बताइए, जो असेंबलर होता है उसका क्या कार्य होता है? इसमें क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलना। क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीनी भाषा में ये बदलने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शुरू होते समय सबसे पहले सक्रिय होने वाला प्रोग्राम BIOS, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर के किस भाग में स्थायी रूप से स्टोर ये रहता है? बताइए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। तो 86 में क्या आएगा? इसमें रोम। किसमें आता है? रोम में ये होता है। अगला है, बूटिंग प्रक्रिया के दौरान पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इसका क्या उद्देश्य होता है? बूटिंग में हम इसका क्या काम होता है? तो ये क्या करता है? ये करता है हार्डवेयर घटकों जैसे कि कीबोर्ड, रैम को सही ढंग से कार्य करने के लिए जांच करता है कि सभी सिस्टम ठीक है या नहीं है। पोस्ट का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगला है, जब आप कंप्यूटर का पावर बटन दबाकर उसे बिल्कुल शुरुआती स्थिति में चालू करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है कोल्ड बूटिंग। क्या कहा जाता है इसे? कोल्ड बूटिंग इसे कहा जाता है। अगला क्या है, कंप्यूटर चलते समय यदि वह हैक हो जाए और उसे कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट कुंजियों का उपयोग करके रीस्टार्ट करते हैं तो इसे क्या कहेंगे? तो इसको कहा जाता है वॉर्म बूटिंग। क्या कहा जाता है इसे? वॉर्म बूटिंग इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बूटिंग प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? बताइए, बूटिंग क्रिया का जो प्रक्रिया का क्रम है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आता है इसमें बायोस। क्या आता है इसमें? बायोस आता है, और बायोस आता है पोस्ट OS लोडिंग और यूजर लॉगिन। इस तरह से जो है बूटिंग प्रक्रिया का क्रम माना जाता है। अगला क्या है? अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का वह मुख्य काम क्या कहलाता है जो बूटिंग के बाद हमेशा रैम में रहता है और हार्डवेयर को कंट्रोल करता है? तो क्या कहलाता है ये कर्नल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कर्नल कहलाता है।
अगला है 92, एक ही समय में एक से अधिक प्रोग्राम जैसे गाना सुनना और टाइपिंग करना चलने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहा जाता है? यानी कि जैसे आप एक ही समय में बहुत सारे काम कर रहे हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इसको मल्टीटास्किंग कहा जाता है, इसको मल्टीटास्किंग हम कहते हैं। अगला प्रश्न है मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम, सैटेलाइट कंट्रोल या एयर ट्रैफिक कंट्रोल में किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है? तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, ये बताइए। इसमें होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, फुल फॉर्म याद रखिएगा। अगला है जब एक मुख्य कंप्यूटर से कई यूजर जुड़े हों और CPU हर यूजर को थोड़ा थोड़ा समय बस आवंटित करता है तो उसे क्या कहते हैं? बताइए क्या कहा जाएगा उसे? उसको कहते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? मुख्य कार्य नहीं है आपको बताना है, तो कौन सा कार्य नहीं है इसमें? तो इसमें मेमोरी मैनेजमेंट नहीं है, या फिर प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट। इसका जो सही है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट। क्या है? इसमें इसका कार्य नहीं होता है। अगला क्या है? अगला है ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके सोर्स कोड बनाने का तरीका कोई भी देख सकता है, बदल सकता है और मुफ्त में बांट सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सभी को पता होगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्वर और सुरक्षा के लिए बहुत लोकप्रिय है? तो कौन सा है? 97 में ये है लिनक्स। कौन सा है? लिनक्स। अगला है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और एप्पल iOS किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के उदाहरण है? बताइए। आप एप्पल जब आप ऑन करते होंगे तो आपको iOS दिखता होगा, तो ये किसके उदाहरण है? ये किसके हैं? ये है क्लोज्ड सोर्स या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के ये उदाहरण है। अगला है यदि किसी फाइल के पीछे .exe एक्सटेंशन लगा है तो वह किस प्रकार की फाइल को दर्शाता है? बताइए। इस प्रकार का यदि फाइल में अंत में लगा है तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है एग्जीक्यूटेबल। क्या दर्शाता है? प्रोग्राम फाइल। एग्जीक्यूटेबल जो फाइल होती है उसको ये दर्शाता है। लास्ट प्रश्न है कंप्यूटर में .txt एक्सटेंस वाली फाइल को खोलने के लिए आमतौर पर किस डिफॉल्ट प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और इसी तरह की और क्लास चाहते हैं तो मुझे बताइए, और किसी टॉपिक या फिर किसी चीज के बारे में आपको जानना है तो वो भी मुझे आप बताइएगा। इसका PDF जो है आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, ठीक है? मैं आपको वहां पर दे दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।